दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी का सेकेंड चैप्टर एम लक्ष्मीकांत का मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। जो आने वाले यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और उसके स्थापना, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये सब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वही इस वीडियो में कवर करवाने जा रहा हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और इसको मैं कॉन्साइजली कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। यहाँ से जो संविधान अपने देश का बना है उसमें कौन कौन सा कहाँ से शुरुआत हुआ उसके बारे में, या सबसे पहले यमन राय एक थे जो कि कम्युनिस्ट मूवमेंट के यानी साम्यवादी विचारधारा के थे। तो इन्होंने सबसे पहले 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए एक प्रस्ताव रखा था। इसके बाद में 1935 में नेशनल कांग्रेस ने INC, और उसके बाद में 1937 में जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ INC डिक्लेयर्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। दोस्तों, इसके बाद में द डिमांड वाज फाइनली एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल बाय अगस्त गवर्नमेंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन व्हाट इज नोन एज अगस्त ऑफर ऑफ 1940। अगस्त ऑफर इसी को कहा जाता है 1940 में, और इसके द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स, अ मेंबर ऑफ कैबिनेट, केम टू इंडिया विद ए ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द फ्रेमिंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकेंड। आफ्टर वर्ल्ड वार, जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय, उसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि हम यहाँ का जो है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे एक स्वतंत्र भारत का। आगे देखते हैं क्या है। द फीचर्स ऑफ द स्कीम वर, इसमें क्या है कि द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी 389। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्ट्रेंथ था वह 389 था। ऑफ दीज 296 सीट्स वर टू बी अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया, जिसमें से ब्रिटिश इंडिया को 296 सीटें, 93 सीटें जो प्रिंसिपली स्टेट्स थे, जो राजाओं के अधीन थे स्टेट्स, उनको आउट ऑफ 296 सीट्स अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया 292 मेंबर्स वर टू बी ड्रॉन फ्रॉम द 11 गवर्नर प्रोविंसेस। जो उस समय ब्रिटिश गवर्नर्स जहाँ पर अपना अधिकार जमाए हुए थे उनको 292 मेंबर्स वहाँ से, एंड 4 फ्रॉम 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। और उस समय 4 चीफ कमिश्नर होते थे जिनको इस समय हम मंडलायुक्त कह सकते हैं। तो वहाँ से 4 सीटें वहाँ से दिया गया, जो 4 चीफ कमिश्नर्स का प्रोविंस था वहाँ से। इस प्रकार से 389 टोटल सीट्स को कवर कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। द इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई अगस्त 1946। और इसका जो इलेक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वह जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन 208 सीट्स, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस INC को 208 सीटें मिला, मुस्लिम लीग को 73 सीटें, एंड रिमेनिंग 15 सीट्स टू अदर्स। However, 93 seats allotted to the princely states were not filled as they declared to stay away from the Constituent Assembly। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो राजाओं के अधीन स्टेट्स हुआ करते थे उस समय, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मानने से अस्वीकार कर दिया, और इस प्रकार से 93 सीट्स पर इलेक्शन नहीं हुआ। तो 208 सीटें कांग्रेस, 73 सीटें मुस्लिम लीग और 15 सीटें इंडिपेंडेंट उस समय इलेक्शन हुआ जुलाई अगस्त में 1946 में। तो इसमें इतनी सीटें इन लोगों ने जीता।
Health how the Constituent Assembly was not directly elected by the people of India on the basis of federal franchise. The Assembly comprised representative of all sections of Indian society. इसमें ये कह रहा है, इसमें ये पॉइंट यहाँ से निकल के आ रहा है कि यह एडल्ट फ्रेंचाइज का इलेक्शन नहीं था। जिस प्रकार से अभी जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो अबव 18 हैं, जिनका वोट डालने का अधिकार है। उस समय ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ था। उस समय केवल खास लोग जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी थे उन्होंने ही वोट किया था, और जिसमें सभी सोसाइटी के लोग थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियंस, SC ST इंक्लूडिंग वुमेन। और उस समय 15 सीटें वुमेन्स के लिए निर्धारण किया गया था। और उस समय महात्मा गांधी ने इसमें कह रहा कि द असेंबली इंक्लूडेड ऑल इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया एट दैट टाइम विद द एक्सेप्शन ऑफ महात्मा गांधी। मतलब इसमें यही कहने की कोशिश कर रहा होगा कि जो है महात्मा गांधी, एक्सेप्शन का मतलब यही हो सकता है महात्मा गांधी ने वोट नहीं किया होगा। आगे आते हैं वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किस प्रकार का कैसे काम किया गया उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मीटिंग होता है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को एज ए टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया जाता है, और जो कि 211 मेंबर्स के द्वारा इसको अटेंड किया गया था। इसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। असेंबली सिमिलरली बोथ HC मुखर्जी, VT कृष्णमचारी। अगर एग्जाम में पूछ लेता है कि 2 वाइस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कौन कौन से थे, तो पहला SC मुखर्जी और दूसरा VT कृष्णमचारी थे, और हेड कौन थे उसके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे। तो इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तीन टोटल मेंबर्स इंक्लूडिंग 2 वाइस प्रेसिडेंट। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है। ऑन December 13, 1946 जवाहरलाल नेहरू मूव द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द असेंबली। इट लेड डाउन द फंडामेंटल्स एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है, किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जाना है, इसको जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के रूप में लोगों जो है वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने पेश किया था। दिस रिजोल्यूशन वाज यूनानिमसली अडॉप्टेड बाय असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को स्वीकार किया गया। यूनानिमसली मतलब बिना किसी विरोध के। इट इन्फ्लुएंस द इवेंचुअल शेपिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू ऑल इट्स सब्सिक्वेंट स्टेजेस। इट इन्फ्लुएंस्ड यानी इसने सभी एस्पेक्ट्स को, कॉन्स्टिट्यूशन के सभी एस्पेक्ट्स को इसने इन्फ्लुएंस किया। किसने, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। इट्स मॉडिफाइड वर्जन फ्रॉम द प्रियम्बल ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रियम्बल है अभी, प्रस्तावना है, प्रस्तावना जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वह ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का एडिटेड फॉर्म है, यानी उसमें से एडिटिंग किया गया, उसके बाद में उसी को क्या कह दिया गया, प्रियम्बल ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। अदर फंक्शंस क्या हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉमनवेल्थ का मेंबरशिप जो है रेटिफाई किया, फिर से बढ़ा दिया गया। इंडिया का मेंबरशिप कॉमनवेल्थ नेशंस का, कॉमनवेल्थ नेशंस जो होते हैं वह, उसमें यूनाइटेड किंगडम एंड एसोसिएटेड कंट्रीज जो होते थे उसी को क्या कहा जाता था, कॉमनवेल्थ नेशंस। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दूसरा चीज़ इसमें क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अदर फंक्शन में 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को झंडा को, नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया, या पहला फीचर हो गया, या 22 जुलाई 1947। जबकि ये तीन चीज़ें यहाँ पर सीक्वेंस वाइज नंबर 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 5 पॉइंट, या 24 जनवरी 1950 को है, ये सब में सेम है तीनों में। 24 जनवरी 1950 को क्या किया जाता है,
कि नेशनल एंथम पहला चीज़, दूसरा चीज़ नेशनल सॉन्ग और तीसरा चीज़ राजेंद्र प्रसाद को है जी प्रेसिडेंट देश का बना दिया जाता है। तो ये तीनों चीज़ें 24 जनवरी 1950 को ही होता है। जबकि नेशनल फ्लैग जो है, अपने देश का झंडा जो है, उसको 22 जुलाई 1947 को ही अडॉप्ट कर लिया गया था। इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैड 11 सेशंस। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 11 सेशन टोटल किए। ओवर 2 years 11 months एंड 18 days। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैड गन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अबाउट 60 कंट्रीज। टोटल 60 देशों में जो संविधान में लोग पार्टिसिपेट किए बनाने में, उन्होंने टोटल 60 कंट्रीज का भ्रमण किया। एंड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंसीडर्ड फॉर 114 days। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी था, प्रारूप समिति, जिसमें अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर प्रमुख थे, उसको जो है 114 दिन लगे ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने में। द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अमाउंटेड टू ₹64 लाख। और जो टोटल खर्चा आया संविधान को बनाने में वह 64 लाख उस समय, क्योंकि बहुत मद्दा जमाना हुआ करता था, उस समय भी 64 लाख इनकर्ड हुआ। On January 24, 1950, the Constituent Assembly had its final session. It, however, did not end and continued as the Provisional Parliament of India from January 26, 1950 till the formation of new Parliament after the first general elections in 1951-52। और 22 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लास्ट मीटिंग हुआ। उसके बाद में 26 जनवरी को पूर्णतया कंप्लीट हो गया। भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया गया। इंडिपेंडेंस डे इसी को कहा जाता है। दोस्तों, दो चीज़ें होता है, एक होता है रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे ये है 26 जनवरी 1950। जबकि इंडिपेंडेंस डे किस दिन मनाया जाता है? 15 अगस्त को यानी मनाया जाता है। 1947 में पहला 15 अगस्त 15 मतलब इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। उसके बाद में रिपब्लिक डे उसी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को मनाया गया। तो इसमें दो चीज़ें हैं, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, जबकि 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? रिपब्लिक डे। दो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। अब दोस्तों, इसमें हम मेजर कमिटीज़ के बारे में भी आप लोगों को बताए दे रहे हैं। साथ साथ में यूनियन पावर्स कमेटी के उस समय अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी BR अम्बेडकर। एडवाइजरी कमेटी ऑन माइनॉरिटीज, ये सब के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी JB कृपलानी। माइनॉरिटीज सब कमेटी SM मुखर्जी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर की जो कमेटी थी वह किसके द्वारा बनाया गया था? गोपीनाथ बादुलई के द्वारा। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे इसके। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। स्टेट्स कमेटी, जो स्टेट्स को निगोशिएट करना था, उनको साथ में मिलाना था यूनियन ऑफ इंडिया में, उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस प्रकार से दोस्तों, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों को मैंने बहुत सारे फैक्ट्स बता दिए हैं। आप लोग वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आने वाले वीडियो में तब तक आगे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए।